Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your chemistry class from PMS Char Sadda. मैंने कल आप लोगों को कुछ टास्क दिया था कि आप लोगों ने बेंजीन ग्लूकोज के आपने मॉलिक्यूलर मास मालूम करने हैं। तो जो बच्चे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने मालूम करी है तो वो हैंड रेस करे ताकि मैं उनसे पूछ लूँ कि कितना आया था उनके पास। जी उमेजा बच्चे बताए। उमेजा बेंजीन सर ग्लूकोज बेंजीन का आप बेंजीन का 78 mu। वेरी गुड, चलिए शाबाश शाबाश। अच्छा फातिमा इमरान बच्चे आप बताएं कि ग्लूकोज का कितना आया था। सर 174 AMU। 174 ग्लूकोज का 174 आया था। आपने कुछ तो छोड़ा है इसमें। हाइड्रोजन के साथ आपने क्या मल्टीप्लाई किया था बच्चे? सर 1। हाइड्रोजन के साथ आपने क्या मल्टीप्लाई किया था? 1। 1। यस सर। एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई किया था और हाइड्रोजन लिए कितने थे? 12। यस सर। तो 12 1 आर 12 हो जाएगा, प्लस 6 कार्बन है ना, तो 6 12 आर 72 हो जाएगा। तो 12 प्लस 72 84 हो जाएंगे। और 16 इंटू 6 ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो उसको आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उससे 96 आ जाएगा। तो 96 प्लस 84 आपके पास आते हैं बच्चे 180। ठीक है, ओके सर। चलिए गुड, वेरी गुड, शाबाश, एटलीस्ट यू ट्राई। ठीक है, ये उमेजा आपने कुछ पूछना है बच्चे? जी दानियाल शेर। दानियाल बताए बच्चे। चलिए उमेजा आप बता दे बच्चे कुछ। अच्छा चलिए नहीं है कुछ। अच्छा हमने कल मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल पे बेस करके, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसमें नॉन मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी फॉर्मेशन में, तो ऐसे कंपाउंड्स के अगर हम सारे एटम जितने उसमें एलिमेंट्स मौजूद है उन सब के एटम्स के मासेस को ऐड कर ले तो उनसे जो लास्ट में आएगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास। और हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, कि मॉलिक्यूल में आपके पास जितना मास मौजूद होता है इन टोटल, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बच्चे, उसके बाद आप लोगों ने फार्मूला मास स्टार्ट किया था। फार्मूला मास अयानिक कंपाउंड के लिए होता है क्योंकि ये फार्मूला यूनिट पे बेस्ड होता है। और आप लोगों ने पढ़ा था कि फार्मूला यूनिट इज द फार्मूला ऑफ अयानिक कंपाउंड। फार्मूला यूनिट किसका फार्मूला होता है? अयानिक कंपाउंड का। दैट मींस कि अगर आपके पास अयानिक कंपाउंड हो, आपको उसका फार्मूला दिया गया हो, आपको मैंने कल प्यारी टेबल के थ्रू बताया था कि आपके पास 91 मेटल्स है ना, तो अगर आपके पास कोई ऐसा फार्मूला हो जिसमें एक मेटल हो और एक नॉन मेटल मौजूद हो आपके पास, या वहाँ पे आयंस मौजूद हो, मतलब कि वहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज हो दोनों स्पीशीज पे, दोनों चीजों पे, ठीक है, जो एलिमेंट्स होंगे उसमें या जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, जो पार्टिकल्स होंगे उसमें, तो उसमें आयंस हो, उस पर चार्ज हो आपके पास, तो वो क्या होंगे? वो अयानिक कंपाउंड होंगे। और अयानिक कंपाउंड का जब हम उनके जो एटम्स होंगे उनके जब हम मासेस ऐड करेंगे, मालूम करेंगे, तो उससे आपके पास जो आएगा वो होगा आपके पास फार्मूला मास। अच्छा आपके जहन में क्वेश्चन आएगा ना कि हम आयंस के एटॉमिक मास देंगे या अयानिक मास होगा ना, तो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद है, कि अयानिक मास टाइप का कोई चीज नहीं होता केमिस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि एटॉमिक मास में हम इलेक्ट्रॉन को अकाउंट में लेते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन को हम मतलब कि कंसिडर करते ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन आर द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम। ठीक है, और हमारे पास जो मास में पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो मास पे डिफरेंट मास पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो है आपके पास द हेवीएस्ट पार्टिकल, द हेवियर पार्टिकल, एंड दे आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि आयंस बनने में इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं आ रहा होता और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मास कंसीडर कर रहे होते हैं उसमें हम। तो इस वजह से हम आयंस के लिए भी एटॉमिक मास ही लेंगे, आयंस के लिए भी क्या लेंगे? एटॉमिक मास ही लेंगे। तो आपने यहाँ पे कहना है कि फार्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस। अब यहाँ पे आयंस लिखा हुआ है ना, तो उसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है एटम, तो इसलिए लिखा हुआ है आयंस एटम ब्रैकेट में, क्योंकि आयंस के लिए भी एटॉमिक मास आपने सेम ही लेना है। क्यों लेना है? तो मैंने आपको वजह बता दी है, क्योंकि आयंस में इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होते हैं और एटॉमिक मास में हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि दे आर द लाइटेस्ट पार्टिकल, क्योंकि दे आर द लाइटेस्ट पार्टिकल। इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स को मास में, एटॉमिक मास में या मास नंबर में
इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे आयंस के लिए भी एटम ही लिखा गया है, यानी एटॉमिक मास ही हम यूज करेंगे। तो फार्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयंस एटम्स, आयंस यानी ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है यानी एटम्स प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट में जितने आयंस जितने एटम्स मौजूद होंगे उनके एटॉमिक मासेस को आप ऐड करोगे, उसका सम निकालोगे तो उसका आप कहोगे फार्मूला मास, ठीक है। The formula mass is calculated in the same manner as we did for molecular mass। जिस तरह हमने molecular mass कैलकुलेट किया ना वैसे ही आपने फार्मूला मास कैलकुलेट करना है। मतलब कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व है ना इन दोनों में, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो इन्वॉल्व है इन दोनों में, तो वो सेम है। जैसे वहां पे हमने फार्मूला लिखना था, फिर फार्मूले में हर एलिमेंट के कितने एटम्स है वो हमें पता होने चाहिए, और फिर उन एटम्स के यानी उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस क्या है ये हमें पता होना चाहिए, जो कि हम पीरियोडिक टेबल से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको सेम तरीका है, जैसे कि इनिशियल के लिए आपने मालूम करना है, तो आप देखिए इनिशियल में सोडियम कितने हैं 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है 1, तो ये दैट मींस कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम वो कितने हैं 1 है, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो वो हमने लिया, और इसके साथ प्लस लगाया, प्लस के साथ फिर लगाया कि 1 जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन है वो 1 है, यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्ट नहीं है साथ में, दैट मींस कि ये 1 है। एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, या आप टेबल से देख सकते हो, पेज नंबर 67 पे आप देखें, लास्ट में आपको टेबल दिया गया है पेज नंबर 67 पे आपके बुक में, और उसमें आपको एक की दिया गया है, ऊपर हाइड्रोजन का सिंबल लिखा हुआ है दरमियान में, ठीक है, और उसके नीचे और ऊपर आपको बताया गया है कि ऊपर जो है वो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, नीचे जो है वो आपके पास मास नंबर लिखा हुआ है, दरमियान में सिंबल है, तो उस की को यूज करते हुए आपको पता चल जाएगा कि एटॉमिक मास है वो नीचे लिखा हुआ है, और आप वहां पे देखें तो आपको सोडियम का एटॉमिक मास मिलेगा 23, क्या मिलेगा 23, तो यहाँ पे एटम्स ऑफ सोडियम आर 1 है आपके पास, ठीक है। एंड डेट ऑफ एन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, तो आपने वो मल्टीप्लाई करना है 1 × 23, फिर प्लस लगाना है, और फिर 1 × 35.5। अगर आप ये 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे ना भी करें ना, अगर आपके पास इस तरह का फार्मूला हो जहाँ पे ये सब्सक्रिप्ट ना हो उसमें, तो फिर आप ये 1 मल्टीप्लाई करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 23 mu प्लस 35.5 भी ले सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती, यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्ट होता, तो फिर वो आपने यहाँ पे, अगर क्लोरीन के साथ होता तो यहाँ पे वो लिखना था आपने, और अगर सोडियम के साथ होता तो वो आपने फिर यहाँ पे लिखना था। अब 1 × 23 से आपके पास 23 ही आएगा, एंड 1 × 35.5 से आपके पास क्या आएगा 35.5, एंड हम इसको ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 58.5 AMU, 58.5 AMU, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ NH4 2SO3, NH4 2SO3, हमने इसको इस तरह से प्रोनाउंस करना है कि कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ NH4 2SO3, ठीक है। और ये आपके पास है, ये एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, इसमें प्लस चार्ज होता है, NH4 प्लस होता है, NH3 आपके पास माइनस होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इसमें भी आयंस इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसके लिए फार्मूला मास हमने मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मास मालूम नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए हमने इसका करना है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, तो कौन मुझे बता सकता है? अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि NH4 2SO3 में नाइट्रोजन कितने हैं, तो कौन बताएगा? जी, है कोई जो बता सकता है कि NH4 2SO3 में कितने नाइट्रोजन है? N कितने हैं इसमें? जी खलील। सर 2। 2 नाइट्रोजन है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, ये अलीना बच्चे आप बताएं। हाँ भाई, चलिए जैन जैन बताएगा। जैन बच्चे आप बताएं कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? सर 8। 8 है, वेरी गुड, 2 4 जा 8, आपके पास 8 हो जाएंगे, वेरी गुड। अच्छा, ये नेक्स्ट बच्ची है फातिमा ज़हरा, बच्चे आप बताएं कि इसमें सल्फर कितने हैं? फातिमा। जी उमेजा। जैन। जरक। जरक बताए बच्चे।
सल्फर इसमें 1 है। 1 है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, और ऑक्सीजन कितने हैं ये कौन बताएगा? ऑक्सीजन ये सर 3। 3 है, वेरी गुड फातिमा इमरान, वेरी गुड 3। अच्छा, ये सब आपको समझ आ गया होगा। तो अभी देखिए, आपने यहाँ पे जो वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है ना हर एक के एटॉमिक मास के साथ, मतलब कि नाइट्रोजन के एटॉमिक मास के साथ आपने 2 मल्टीप्लाई करना है, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के साथ आपने 8 मल्टीप्लाई करना है, सल्फर के एटॉमिक मास के साथ आपने 1 मल्टीप्लाई करना है, करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के साथ आपने 3 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जो सेकंड वन आपको दिया गया है जिसका आपने फार्मूला मास मालूम करना है वो है आयरन नाइट्रेट, आपके पास है FeNO3 2, FeNO3 जो आपके पास है। अब इसमें मुझे कोई बता सकता है कि इसमें Fe यानी आयरन कितने एटम्स हैं? जी जरक ने पहले से हाथ कर रखा होगा। जी जरक बच्चे बताएं। जरक जी सर। जी बच्चे, इसमें आयरन कितने हैं, Fe कितने हैं इसमें? इस जगह में n में FeNO3 ये जो बी वाला है सर, इसमें 1 है FO। वेरी गुड। FeO। Fe जो आपके पास है Fe आयरन वो 1 है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, ये दूसरी बच्ची निम्रा, निम्रा बच्चे बताएं। ये कौन? निम्रा बताए बच्चे। निम्रा शकील, इसमें नाइट्रोजन कितने हैं बच्चे? 2। 2, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, और ऑक्सीजन कितने हैं ये कौन बताएगा? और मोहम्मद सर जी जैन, 6 जी मोहम्मद जैन दोबारा बताएं। सर 6 वेरी गुड, 6 है इसमें, गुड, शाबाश। अच्छा, अब हम इसका जाते हैं आगे कि हमने इसका फार्मूला मास मालूम करना है, वो कैसे करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे NH4 पहले लिया हुआ है, यहाँ पे हम अपने लिए पहले एलिमेंट लिखेंगे, कितनी एलिमेंट्स है इसमें। तो आपको मैंने कहा था एलिमेंट मालूम करने के लिए आपने इसमें कैपिटल लेटर्स काउंट करने हैं, कैपिटल लेटर्स। अब देखिए इसमें सारे कैपिटल लेटर्स है, दैट मींस कि यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। आपके पास 4 जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स इन्वॉल्व है इस कंपाउंड के बनाने में, ठीक है। दैट इज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अभी आप देखिए, यहाँ पे मैंने अपने लिए वो एलिमेंट्स लिख दिए हैं जो इसमें है। अब देखिए इसमें नाइट्रोजन है तो मैंने N लिखा, हाइड्रोजन है तो वो मैंने लिखा, फिर सल्फर है तो वो भी लिख दिया है, और फिर ऑक्सीजन है तो वो भी हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए तो नाइट्रोजन कितने हैं तो उसके साथ लिखा हुआ है 2 नाइट्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है 2, हाइड्रोजन कितने हैं 8, ऑक्सीजन सल्फर कितने हैं 1 एंड ऑक्सीजन कितने हैं 3। दैट मींस कि हमने यहाँ पे एटॉमिक मासेस के साथ ये वैल्यूज जो है ये जो यहाँ पे लिखे हुए ये मल्टीप्लाई करने हैं। नाइट्रोजन के आपके पास 2 नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, मतलब कि उसके एक एटम का मास 14 होता है, तो दैट मींस कि 2 एटम का होगा 14 × 2 दैट विल बी 28, ठीक है। हाइड्रोजन के एक एटम का मास जो होता है दैट इज 1 AMU और 8 एटम्स है यहाँ पे, तो दैट मींस कि 8 × 1 दैट वुड बी 8 AMU, ठीक है। एंड सल्फर का आपके पास यहाँ पे एटम 1 है और एटॉमिक मास, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, अच्छा, और सल्फर का यहाँ पे देखिए तो नंबर ऑफ एटम्स 1 है एंड जो आपके पास उसका एटॉमिक मास है दैट इज 32, दैट वुड गिव अस 32 MU, 1 × 32 आपके पास 32 MU आ जाएगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है एंड उसके एटॉमिक मास 16 है। अच्छा बच्चे, ये अपने साथ आप एक साइड पे लिखते जाए, जो जो आप फार्मूले में मतलब एटॉमिक मासेस आपको दिए जा रहे हैं ना, तो वो आप साथ साथ में लर्न किया करें। जैसे कि आगे आपने कार्बन और हाइड्रोजन का लर्न कर लिया है, ऑक्सीजन का लर्न कर लिया है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कर ले कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 14 है, हाइड्रोजन का तो आपको पता है कि 1 है, एंड सल्फर का आपके पास ये भी लर्न कर ले कि सल्फर का है 32, क्या है बच्चे 32, ठीक है। अब ये एक एक करके आप आहिस्ता आहिस्ता से लर्न करोगे ना, तो कहते हैं ना कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनाते, तो आपके पास इसी तरह से आपके सारे जितनी भी एटॉमिक मासेस है वो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। अब जैसे कल आपने कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लर्न किया हुआ है कि कार्बन का आपके पास क्या है 12 है, ऑक्सीजन का आपके पास 16 है और हाइड्रोजन का आपके पास 1 है। आज लर्न करें कि सोडियम का आपके पास 23 है और आपने क्लोरीन का भी पहले लर्न किया हुआ था कि 35.5 है उसका, सोडियम का आप लर्न कर ले कि 23 है, और साथ में ये लर्न करें 14 किसका है नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का क्या है 1 है,
सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है। अब ये मल्टीप्लाई करें, 2 14s are 28, 8 1s are 8, 1 32s are 32 and 3 16s are 48। अब इन सबको आप सम करें, यहाँ पे प्लस लगा देंगे और इन सबको ऐड कर ले। 8 + 8 16 हो जाएगा, 16 + 2 आपके पास 18 and 18 + 4 8 जो है आपके पास हो जाएगा 26। तो यहाँ पे हमने 6 लगाया, 20 यहाँ 2 यहाँ पे आ जाएगा एंड देन 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 3 आपके पास 7 हो जाएगा एंड 7 + 4 11 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया है 116 और साथ में आपने यूनिट वही लगाना है AMU। ठीक है, यूनिट क्या लगाना है AMU, फार्मूला मास मॉलिक्यूलर मास सब के लिए आपने यूनिट क्या लगाना है AMU। इसके बाद आप देखें तो आयरन नाइट्रेट जो आपके पास EpNO3 है उसका आपने करना है। तो अब देखिए आयरन का आप एटॉमिक मास आपने लर्न करना है कि आयरन का एटॉमिक मास 56 है। क्या है बच्चे 56। यहाँ पे 1 आयरन है तो 1 × 56 हो जाएगा, क्योंकि एक ही एटम है तो उसका हमने 56 ही लेना है। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम है और एक नाइट्रोजन के एटम का मास क्या होता है 14 होता है, तो 2 × 14 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और एक ऑक्सीजन एटम का मास क्या होता है 16 होता है, तो 6 × 16 आपके पास 96 आ जाएगा। 56 + 28 + 96 इन सबको ऐड करें, 6 + 6 12 and + 8 20 हो जाएगा। 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 + 9 18। इट मींस कि इससे क्या आया है 180 AMU। ठीक है, जैसे ग्लूकोज का आया था ना 180 AMU, इसी तरह से इसका भी क्या है 180 AMU इसका फार्मूला मास आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद आपको ये फातिमा और कौन सा क्या उसके हाथ में फातिमा और नासरा उमेजा। उमेजा बच्ची ये माइक ऑफ करे बच्ची, उमेजा और फातिमा फातिमा और उमेजा बच्ची अपना माइक ऑफ करे आप। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है बच्चे, इनका आपने क्या करना है, इनका आपने फार्मूला मास मालूम करना है। इसमें जिस एलिमेंट का आपको नहीं दिया गया ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। पोटाशियम का आपके पास 39 है, अपने साथ लिख लीजिए। पोटाशियम का क्या है बच्चे 39 है। बाकी जितनी एलिमेंट्स यहाँ पे है, क्लोरीन है, सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये सब आपको मैंने बता दिया कि सोडियम का आपके पास 23 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, जबकि क्लोरीन का 35.5 है। आज आपने घर पे इनका फार्मूला मास मालूम करना है, KCl का मालूम करना है, ठीक है, और साथ में किसका मालूम करना है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कॉमन कंपाउंड में पढ़ा था। सोडियम कार्बोनेट जो आपके पास है इसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं वॉशिंग सोडा। जो सर्फ आप घर पे यूज करते हो ना, वॉशिंग पाउडर जिसको आप कहते हो, तो वो आपके पास क्या होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा आज जो हम पढ़ने वाले हैं मेन टॉपिक जो आपके पास है दैट इज केमिकल स्पीशी। केमिकल स्पीशी किसे कहते हैं बच्चे, तो स्पीशी आपने बायो में भी पढ़ा होगा। स्पीशी आपके पास बच्चे नूह को कहते हैं, नूह या किस्म, नूह या किस्म यानी टाइप। ठीक है, टाइप जैसे आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पीशीज होते हैं ना, ह्यूमंस आर स्पीशीज, इस तरह से मंकी आपके पास स्पीशी है, बफेलो आपके पास स्पीशी है, तो इस तरह से हॉर्सेस और मेयर्स आपके पास स्पीशीज में आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी स्पीशी का वर्ड यूज किया गया है। स्पीशी मींस नूह किस्म, जो एक प्रोसेस में हिस्सा ले सके। ऐसी दो चीजें ना जो एक प्रोसेस में हिस्सा ले सके तो हम कहते हैं कि दे आर स्पीशीज, दे आर स्पीशीज व्हिच कैन पार्टिसिपेट इन अ प्रोसेस। अब यहाँ पे केमिकल स्पीशी वर्ड यूज किया गया है, तो केमिकल स्पीशी आपके पास क्या होंगे, तो केमिकल स्पीशी आपके पास ये चीजें हो सकती है। देखिए वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं एंड एटसेट्रा लिखा हुआ है, तो एटसेट्रा में आप आगे पढ़ोगे। फ्री रेडिकल हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर आयन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके पास आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो केमिकल स्पीशीज दैट इज एटम, मॉलिक्यूल, आयन्स एटसेट्रा, हर वो चीज आपके पास, हर वो सब्सटेंस आप कह सकते हो कि एनी सब्सटेंस, एनी केमिकल सब्सटेंस दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, तो उसको आप केमिकल स्पीशी कहोगे। मतलब कि इन सब की जगह आप क्या लिख सकते हो, दैट केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल स्पीशी। केमिकल स्पीशी आपके पास फिर क्या हो सकते हैं, तो केमिकल स्पीशी में भी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर आयंस आर फ्री रेडिकल, और इन सबको हम अब डिटेल से वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्पीशी का बात, स्पीशी की समझ लीजिए कि स्पीशी का वर्ड क्या होता है। तो स्पीशी के मायने होती है
नून वो एन एन, ठीक है, नून वो एन, ये आपके पास होता है नू, जैसे बनी नू इंसान आप कहते हो ना, तो इस तरह से नू मीन किस्म, एंड आपके पास उसको टर्म जो यूज होता है उसके लिए दैट इज स्पीशी, ठीक है। तो केमिकल स्पीशी आपके पास क्या है, तो केमिकल स्पीशी आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये दैट मींस कि दैट कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। पार्टिसिपेट मीन हिस्सा लेना, टेक पार्ट भी हिस्सा लेने को कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके कुछ गेम्स होते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो ना, तो इसी तरह से केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, वो भी अगर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या हिस्सा ले सकते हैं, टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, तो आपने कहना है कि दे वुड बी अ केमिकल या इट वुड बी अ केमिकल स्पीशी। केमिकल स्पीशी that is atom, molecule or ions etc that can take part in a chemical reaction is called chemical species। अब हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है आयन, जो हम पढ़ चुके हैं कि एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम क्या है बच्चे, न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल मींस कि उस पे कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता, कौन बताएगा एटम पे चार्ज क्यों नहीं होता बच्चे, जल्दी से बता दे शाबाश। जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा मैंने उनसे पूछना है कि मॉलिक्यूल, ये जो एटम है इस पे ये न्यूट्रल क्यों होता है। एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इस जुमले का मतलब क्या है, एटम न्यूट्रल क्यों होता है। जी आयशा तहसीन, जी बच्चे बताएं आयशा। क्योंकि सर इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो चार्जेस होते हैं तो वो सेम होते हैं। वेरी गुड, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या होती है, वो सेम होती है, नंबर सेम होती है। और जब आपके पास प्लस और माइनस सेम हो तो डेट जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो आपके पास क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक है। तो एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। बाकी बच्चे जिन्होंने हैंड रेस किया था शाबाश बच्चे शाबाश, ठीक है। तो एन एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब क्या है कि एटम एज अ होल उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। जो उस पर नेट चार्ज आता है, नेट चार्ज, ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास जीरो है। क्यों है जीरो, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दे कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर गिविंग न्यूट्रल नेचर टू एन एटम। तो उसको जो न्यूट्रल एटम है जो उसको न्यूट्रल नेचर दे रहा होता है, ठीक है। क्यों, तो आपको यहाँ पे वो रीजन बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन एन एटम एंड एटम कैन लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। एटम क्या कर सकता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर सकता है। अब लूज और गेन कब करेगा, तो जब आप उसको एनर्जी दोगे ना, ठीक है, एनर्जी आप उसको दोगे और उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर हो जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। और जब आप उससे उसकी एनर्जी कम करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके करीब आ जाएंगे एंड वो एनर्जी पे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर गेन होंगे आपके पास। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने में आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रॉन गेन करने में आपके पास एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितनी न्यूक्लियस के करीब होते हैं ना, तो उतना उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जब आपके पास किसी चीज का आपके अट्रैक्शन ज्यादा हो ना, तो उसकी एनर्जी लो हो जाती है। जैसे कि आपने किसी जानवर को लिया हुआ है, जैसे कोई कुत्ता है आपके घर पे, कोई पपी, कोई डॉग है आपके पास, और आपने उसको रस्सी से एक कोटे के साथ बांधा हुआ है ना, ठीक है, तो उसकी जो मूवमेंट्स है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, मतलब कि वो दौड़ फिर नहीं सकता, बाहर नहीं जा सकता कहीं पे, किसी के पीछे नहीं, किसी को भगा नहीं सकता, मतलब किसी के पीछे लग के उनको भगा नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपने क्यों, क्योंकि आपने उसको जो है अपने साथ पकड़ा हुआ है, या आपने उसे किसी कोटे के साथ आपने उसको बांधा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से जब आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होते हैं तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो उस पर ज्यादा होता है और वो उनसे लॉस नहीं हो सक रहे होते। लेकिन जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तेज हो जाती है। जब उसकी तेज हो जाती है मूवमेंट, ठीक है, तो वो अक्सर, जैसे वो रस्सी अक्सर टूट जाती है ना, आपने कभी अगर बचपन में एक एक्टिविटी करी हो जिसमें आप क्या करते हो कि एक स्पेयर लेते हो, एक चरा जिसको आप कहते हो पश्तो में चरा स्पेयर, और आप उसको एक रस्सी से बांधते हो, एक धागे से बांधते हो, आप उसको ऐसे घुमा रहे होते हो। या ये वाला गेम, या आपने वो वाला गेम किया होगा जिसमें आप झाड़ू जो आपके पास है उससे आप एक तिनका लेते हो और उसमें आप जो नॉर्मली एक प्लांट होता है जिसका हम एक उसके कुछ गोल गोल से आपके पास बीज होते हैं जिसको हम शंडे बुलाते हैं ना, तो वो आप लेते हो और उसको आप उस झाड़ू के तिनके में आप उसको ऊपर फिट करते हो, फिर आप उसको ऐसे जर्क देते हो ना, मतलब ऐसे झटका देते हो। तो अगर आप स्लो देते हो तो वो उससे नहीं निकल रहा होता है, लेकिन आप तेज देते हो, आप उसकी एनर्जी बढ़ा देते हो, तो वो उससे निकल के दूर जाके गिर जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास वो स्पेयर भी करते हैं, आपने उसको धागे से बांधा हुआ है, आप उसको स्लो घुमा रहे हो तो वो धागा नहीं टूट रहा होता, लेकिन आप जैसे तेज घुमाते हो तो जो स्पेयर का वेट होता है वो उस धागे को तोड़ने पर मजबूर कर देता है और धागा टूट के आपके पास वो स्पेयर जो है वो नीचे दूर गिर जाता है आपके पास। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एटम के इलेक्ट्रॉन को जब आप एनर्जी दोगे तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो तेज तेज घूम रहा होता है। इस तरह से उसकी एनर्जी जो है जब हाई हो जाती है, इतनी हाई हो जाती है कि वो न्यूक्लियस अट्रैक्शन को
मतलब कि उस पर काबू आ जाए, उसको ओवरकम कर सके, तो वो उससे निकल जाता है, ठीक है, लॉस हो जाता है आपके पास। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास है कि इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर सकते हैं। अब ये बैलेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे ना, तो आपको जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो इक्वल है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, मतलब कि अभी इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो गए हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन कम हो जाएंगे। तो इस वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, वो जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। देयर इज अ नेट चार्ज ऑन द एटम, और एटम पे एक चार्ज आ जाएगा। जो चार्ज आपके पास क्या होगा, जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, क्या होंगे, लॉस, ठीक है। एंड नेगेटिव भी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे। तो यहाँ पे वो आपको डिफिनेशन लिखी गई है आयन की कि द पार्टिकल दैट कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, वो जर्रा जिस पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो +1 चार्ज आएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन उसमें ज्यादा हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो 2 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, दैट मींस कि उस पे +2 चार्ज आएगा। इस तरह से 3 लॉस होंगे तो +3 आ जाएगा। इससे ज्यादा पे लॉस होना जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए इतनी एनर्जी भी चाहिए होती है जो कि हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ज्यादातर +3 आपके पास चार्ज आते हैं, ठीक है, कि मतलब कि 3 तक इलेक्ट्रॉन इजीली हम लॉस करवा सकते हैं। इस तरह से इसके आगे भी लॉस हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा आपके पास रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो द पार्टिकल दैट कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने से या गेन करने से आपके पास जो एटम पे चार्ज आ जाता है, जो पार्टिकल बन जाता है जिसपे कोई चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपको डायग्रामेटिकली समझाया गया। ये न्यूट्रल एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए हैं, तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएगा, जिसको हम कैटायन बोलते हैं। मैंने कल आपको बताया था कैटायन बोलते हैं उसको, ठीक है। और अगर न्यूट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ये ब्रैकेट में जो इस लिखा हुआ है इट इज फॉर प्लूरल, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम इस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो कैटायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो क्या बनेगा, एनायन बनेगा। दैट मींस कि आपके पास आयंस के 2 टाइप्स हैं। आयंस के कितने टाइप्स है बच्चे, 2, एनायन और कैटायन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, कैटायन पॉजिटिव आयन एंड एनायन नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन द एटम व्हिच लॉस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, अपने बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ठीक है, या आपके पास उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी शेल से अपने लॉस करेंगे, तो उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को हम क्या कहेंगे, कैटायन कहेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये अब रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, ठीक है, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड बना सकता है। हमने कल पढ़ा था कि जब पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएगा और फिर नेगेटिव चार्ज आयन बन जाएगा, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और आपके पास एक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये एक रिएक्शन हुआ, तो इस वजह से हम इनको भी स्पीशी कहते हैं। दिस पॉजिटिव चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड कैटायन। पॉजिटिव आयंस ऑलवेज हैज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको पता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, दैट मींस इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज स्पीशी में या पॉजिटिव आयन में आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होंगे बनिस्बत किसके, प्रोटॉन के। द फॉलोइंग इक्वेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस फ्रॉम डिफरेंट एटम्स। आपको ये इक्वेशन बता रहे हैं, देखिए हाइड्रोजन है, उससे H+ बना है, तो वो आपको एक इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा, आपने याद रखना है जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे ना, तो वो हमने इस एरो के राइट साइड में लिखने हैं, राइट साइड में हमने लिखने हैं वो, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो वो हमने लेफ्ट साइड में लिखने हैं, ठीक है। कि क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एरो के इस साइड पे और इस साइड पे हमेशा चीजें जो है वो इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे +E लिखते हैं ना, तो हाइड्रोजन +1 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास एक तो इसके पास पहले से था और एक और भी हो गया है, तो फिर आपके पास यहाँ पे H+ नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हाइड्रोजन से आपके पास H+ बनेगा, तो साथ में एक आपको एक क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये प्लस किसके लिए है, साथ में मिलने वाले के लिए, कि मतलब हाइड्रोजन से H+ बनने में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन भी साथ में मिलेगा। क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन भी। इस तरह से सोडियम से सोडियम प्लस बनने में, Na+ बनने में आपको क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मतलब कि जब सोडियम से सोडियम Na+ बनेगा, Na से Na+ बनेगा, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा साथ में, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम से जब मैग्नीशियम +2 बनता है, अब देखिए यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, दैट मींस कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है +2 इलेक्ट्रॉन्स, +2 इलेक्ट्रॉन्स। ये E- ऊपर जो माइनस लिखा हुआ है ये उसका चार्ज है, E फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद आप देखिए तो एनायन है, एन एटम विच गेन इलेक्ट्रॉन। जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है आर इलेक्ट्रॉन्स, तो उस पे क्या आएगा, उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा उस एटम पे, और इस नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को हम क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, एनायन, ठीक है।
नेगेटिव आयंस ऑलवेज हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नेगेटिव आयन पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमेशा ज्यादा होगी किससे, प्रोटॉन से। तो फॉलोइंग इक्वेशन आपको बता रहे हैं कि एनायन कैसे बनते हैं। अब देखिए आप इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं ना, तो इसलिए हमने उसको लेफ्ट में लिखा हुआ है। तो आपने याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो हमने इक्वेशन में उसको राइट पे लिखना है, राइट पे, ठीक है। और जब गेन होंगे तो हमने उसको किस पे लिखना है, लेफ्ट साइड पे लिखना है। तो मतलब क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो आपको क्या बना के देगा, क्लोरीन यानी फ्लोराइड आयन, इफ -1, इसको कहते हैं फ्लोराइड आयन, ठीक है। जब नेगेटिव आयन होते हैं ना तो उसके लास्ट में हम IDE लगाते हैं, फ्लोराइड, ठीक है। फ्लोरीन से क्या बन जाएगा, फ्लोराइड आयन। इफ LOURINE फ्लोरीन है तो फ्लोराइड कैसे बनेगा, इफ LOURIDE फ्लोराइड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये आपके पास बन जाएगा इस तरह से, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उससे आपके पास क्या बनेगा, Cl-, इसको क्लोराइड कहेंगे, क्लोराइड, ठीक है। ये क्लोरीन है तो इससे क्लोराइड बनेगा। इस तरह से ऑक्सीजन से आपके पास ऑक्साइड आयन बनेगा, क्या बनेगा, ऑक्साइड आयन, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपको O-2 देगा, O-2, ठीक है। इंशाल्लाह आप यूनिट 3 में पढ़ोगे कि क्यों ये एक एटम जो है, कुछ एटम इलेक्ट्रॉन एक लॉस करते हैं एक गेन करते हैं, कुछ एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन एक लॉस करते हैं या एक गेन करते हैं, और क्यों कुछ एटम ऐसे हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या 2 गेन करते हैं। तो ये आप यूनिट 3 में पढ़ोगे कि वहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, इन ग्रुप्स हमें बताता है कि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी बेस पे वो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करेंगे, ठीक है। तो ये आपने वहाँ पे याद रखना है। अच्छा, ये जो डिफरेंसेस है ये आप देख लीजिए कि एटम न्यूट्रल पार्टिकल है, इट हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे। आयन जो होंगे वो चार्ज होते हैं, उस पे चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, डिफरेंट होता है, या ज्यादा होंगे या कम होंगे, ठीक है। अब ज्यादा होंगे प्रोटॉन्स तो प्लस चार्ज आएगा, और प्रोटॉन्स कम होंगे इलेक्ट्रॉन से तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जो एटम होते हैं ना तो ये एलिमेंट के सबसे स्मॉलेस्ट जर्रे होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मींस कि ये एलिमेंट के सबसे छोटे जर्रे होते हैं। जबकि आयन जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड के सबसे छोटे जर्रे होते हैं, आयनिक कंपाउंड के सबसे छोटे जर्रे को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, ये रह भी सकता है फ्री और नहीं भी रह सकता, ठीक है। मैं कैन और कैन नॉट का मतलब है कि ये रह भी सकता है और नहीं भी। जैसे कि आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट है, आप पढ़ोगे यूनिट 3 में कि जिनके वैलेंस शेल जो होते हैं, लास्ट शेल कंप्लीट होते हैं ना, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो फ्री रहते हैं, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। और नहीं रह सकता तो इसके लिए फिर ये बाकी एलिमेंट आ जाते हैं। ग्रुप 8 आपके पीरियड टेबल में है, ग्रुप 8 लास्ट में जो है राइट साइड पे सबसे एक्सट्रीम राइट पे जो है वो ग्रुप 8, उसको नोबल गैसेस कहते हैं, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसलिए वो एटॉमिक स्टेट में रहते हैं, मतलब कि वो एटम के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और जो रिएक्शन मतलब कि जो बाकी एलिमेंट है तो वो एक फ्री नहीं रह सकते, मतलब एटॉमिक स्टेट में नहीं रह सकते, तो वो किसी दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। इसलिए यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज लिखे गए हैं कि ये रह भी सकता है और नहीं भी। इंडिपेंडेंट मींस आजादाना तौर पे, खुद मुख्तार, आजादाना तौर पे के लिए क्या वर्ड यूज होता है, इंडिपेंडेंटली, ठीक है, या फ्री इन नेचर भी आप कह सकते हो। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आयन जो है वो आपके पास फ्री नहीं रह सकते, उनको हमेशा किसी दूसरे आयन के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो बच्चे सवाल पूछ रहे थे, कौन था वो बच्चा, जरा क्वेश्चन करे बच्चे, क्या था, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक बता दें। जी महनूर गुल, जी बच्चे बताएं। जी किसी ने क्वेश्चन करना है, किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो बच्चे पूछते जल्दी से, टाइम नहीं है, शाबाश चला। हेलो, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चे तो बता दे, शाबाश अल्लाह। है कोई क्वेश्चन बच्चे? चलिए, वो जो होमवर्क मैंने आपको दिया है वो आप आज घर पे कर लीजिएगा। KCl एंड जो सोडियम कार्बोनेट है उसका आपने क्या करना है, फार्मूला मास कैलकुलेट करना है। मैंने आपको पोटेशियम का एटॉमिक मास बता दिया है कि दैट इज 39, और बाकियों का आपको मैंने बता दिया, वो अपने साथ आप पेज पे या अपनी डायरी में नोट कर ले ताकि आपको फिर याद हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।